सर योगी जी ने जो कहा कि आज कोई गुंडा हिंदुओं को नहीं, माफिया है गुंडों को नहीं धमका सकता है, ये तो है तो हिंदुओं को खुश करने का ही प्रयास। हिंदुओं का लेकिन मैसेज भी तो है, खाली एक अपने आप में ये तो लगेगा ना कि भाई देखिए प्रोटेक्शन है हमको। जो उन्होंने कहा कि भाई त्यौहार है, इस पर कोई भी कर सकता है, किसी की हिम्मत नहीं होगी, पहले ऐसा होता था, ये होता था। लेकिन सौरभ जी एक बात और ध्यान, पता नहीं आपके उसमें एजेंडे में है कि नहीं, तब इसका तो जाए जो सर आप जो बोलते हो वो एजेंडा है। नहीं एजेंडा नहीं, मैं कार्यक्रम में आ जाऊँ, कई बार रह जाता है कि केरल में जो किया है विधानसभा में, पता नहीं आप दिन में चर्चा कर चुके हों, केरल में वंदे मातरम पर वो करके मुस्लिम लीग को खुश करने या मुस्लिम को वोट को खुश करने के लिए, जब तमिलनाडु में गाया गया पूरा वंदे मातरम, केरल में मना कर दिया गया और उसको वो डिफेंड कर रही है कांग्रेस पार्टी। मतलब मैं इसको बहुत ही इससे भी भयानक मानता हूँ। धार्मिक आधार, एक संवैधानिक आधार पर राष्ट्रपति की तरफ से जारी आदेश के बाद भी गवर्नर के, विधानसभा के गवर्नर की उपस्थिति में वंदे मातरम न गाने दिया जाए। ये मुस्लिम लीग की सरकार है कि कांग्रेस की सरकार है? कांग्रेस बोले कठपुतली है, कोई विदेशी पाकिस्तान चला रहा है क्या? मैं तो ये कहने को तैयार हूँ, क्योंकि आप ये देखिए कि इसमें तो प्रोटोकॉल है ना, एक मिनिमम तो नहीं है कि आप राज्यपाल आएंगे तो आप खड़े नहीं होंगे। सर इसमें बीजेपी भी चूक गई, बंगाल में भी नहीं हुआ, नहीं हुआ वो बड़े, मेरा सवाल ये है कि तमिलनाडु में हुआ था ना, जो इससे ज्यादा विरोधी बीजेपी की थी, तो वो हो सकता है वहां पर जो हुआ उस समय मिस हुआ या क्या हुआ, क्या कह रहे हैं? ये तो विधानसभा में नहीं हुआ, विधानसभा के सत्र में नहीं जाने दिया ना। शपथ नहीं, शपथ में भी, शपथ नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर विधानसभा में आज जो हुआ है, आज हुआ है, ये आज की घटना है। नहीं, विजय की शपथ में हुआ है सर। मैं आपको कह रहा हूँ कि अब आप ठीक कह रहे हैं कि केरल में नहीं हुआ। केरल में विधानसभा में स्पीकर ने भी, और उसके बाद जो चीफ मिनिस्टर है उसने कहा कि देखिए ये आरएसएस का वंदे मातरम है, हम नहीं, हम आधा ही गाएंगे। अच्छा, ये तो अवमानना की सीमा है ना। अब संवैधानिक पद पर संविधान की शपथ लेकर के स्पीकर और चीफ मिनिस्टर है। देखिए और कोई पार्टी का प्रवक्ता बोलता है, राहुल गांधी बोलता है, राहुल गांधी वैसे तो शपथ वो भी लेते हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये कहना कि ये तो भाई उनको मालूम है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने कब लिखा है, 1870 में, जब कांग्रेस थी ना आरएसएस था, और गाया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो सर बड़ा जब ये उसके पूरा वंदे मातरम गाया जाएगा, जब ये कहा गया, तो फिर आप याद कीजिए ना उस पर क्या क्या बताया जा रहा था कि नेहरू जी ने तो टैगोर साहब से बात की थी, टैगोर ने कहा था आगे वाले ना गाए जाएं स्टैंजा। नहीं वो कहा थे, नहीं इसको जस्टिफाई किया जा रहा था कि ना गाना, तो टैगोर साहब भी मान गए थे कि नहीं चलो अब पूरा गाने की जरूरत नहीं। उसका तर्क ये दिया गया कि अगर उसको छोड़ देंगे तो जिन्ना साथ आ जाएंगे, बस ये था वो 1932 की बात का ये तरीका है। लेकिन जिन्ना ने तो उसको भी स्वीकार नहीं किया। वो मुस्लिम लीग का विरोध भी कर लिया होता तब भी एक तरह से जस्टिफिकेशन होता, लेकिन वो भी नहीं हुआ। नहीं, और कौन सा बाबी जो तीन ही इससे पहले स्टैंजा गाए जा रहे थे, वही कौन सा कोई गाने को तैयार था? बाकी के आपने जिसमें दुर्गा स्तुति है वो तो छोड़ ही दीजिए, पहले ही तीन कौन गा रहा था? नहीं, लेकिन एक बात आपको पता नहीं, मालूम नहीं, मैं तो इसीलिए मानता हूँ कि स्कूलों में, हम तो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, राहुल गांधी की तरह हो सकता है पता नहीं कि स्कूल में पढ़े, लेकिन आप ये बताइए कि सर स्कूल में वंदे मातरम शुरू होता था और जनगण मन आखिरी में गाया जाता था। मैं जहाँ स्कूल में पढ़ा हूँ, पुस्तक में रटाया जाता था। अब हो सकता है पब्लिक स्कूलों में नहीं किया जाता, वो अलग बात है, अन्यथा जनगण मन के अलावा वंदे मातरम आरएसएस की, कांग्रेस की सरकार में, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी की सरकार थी तब। कभी आपको कोई कांग्रेस के इस वाले केस में सौरभ देखेंगे, आज जैसे जयराम रमेश ने जो कुछ, जयराम रमेश ने नहीं लिखा ना, तो कांग्रेस पार्टी ने लिखा। अब इसी इजराइल के साथ मनमोहन सिंह के कार्यकाल में वाजपेयी जी ने, क्योंकि वो लाइन शुरू की थी इजराइल के साथ डिफेंस, एग्रीकल्चर और बाकी सारी टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों में सहयोग की, मनमोहन सिंह की सरकार ने उसको बखूबी जारी रखा, और इस लेवल पे जारी रखा कि तब भारत जो डिफेंस का आयात करता था उसमें टॉप 2 कंट्री में दूसरा देश रूस के बाद इजराइल आया, अभी 3 में है फ्रांस के साथ। तो लेकिन उन 10 सालों में उनको, क्योंकि ये समझ में आ गया कि वाजपेयी जी ने जो लाइन शुरू की है वो देश के लिए वो ज़रूरत है, लेकिन न कभी ये गए, न कभी वहाँ से कोई आ रहा है प्रधानमंत्री, न यहाँ के प्रधानमंत्री गए पब्लिकली एक स्टेटमेंट नहीं, हालांकि तब भी इजराइल के खिलाफ नहीं बोलते थे। और मुंबई हमले के बाद सौरभ, आपका सारा इनपुट टेररिज्म को लेके उसमें इजराइल इतना सहयोगी है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन साझा होता है। मोसाद, जिसको सब कोई मानता है दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी, वो आपके साथ रियल टाइम पे इंफॉर्मेशन साझा कर रहा है, और उस देश का प्रधानमंत्री भारत के लिए अगर लक्ष्य दिखा रहा है तो आपको खराब लग जा रहा है। हमारा कोहटा में जब पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर प्लांट बना रहा था तो इजराइल ने ये प्रपोजल दिया था भारत सरकार को कि दोनों मिलकर ऑपरेशन करते हैं और इसको उड़ा देते हैं। भारत सरकार ने कहा कि हम शामिल नहीं होंगे, आप अकेले करना चाहिए तो करिए। इजराइल इसके लिए भी तैयार हुआ, कहा कि भारत ने हमको हमारे जेट्स को रिफ्यूलिंग का जो है वो परमिशन दे दीजिए, उसके लिए भी तैयार नहीं हुए। अच्छा, इजराइल को एंटी मुस्लिम कांग्रेस का जो देखने का नजरिया ना वो अपना है, अन्यथा आप देखें तो I2U2 जो है
इंडिया, इजराइल, यूएस और यूएई। यूएई क्या मुस्लिम देश नहीं है? वो इजराइल के साथ, भारत के साथ, यूएस के साथ एक गठजोड़ में इतना क्लोजली कनेक्टेड, इसको पश्चिम एशिया का क्वाड कहा जाता है। हाँ। एशिया के इस हिस्से का क्वाड कहा जा सकता है। इनका अपना ऑप्टिक्स है कि कन्वीनियंट हो गया ना, 7 अक्टूबर के बाद से जो हुआ है, तो 7 अक्टूबर 23 के बाद से उसके बाद बड़ा कन्वीनियंट है आपकी आज के इजराइल को आप पेंट कर सकते हो और से आप उम्मीद कर सकते हो यूएई कि इससे सोचिए ना, मुसलमान यूएई कैसे खुश हो जाएंगे। आज इजराइल के साथ यूएई कैसे है? वो मुस्लिम देश नहीं है क्या? अरे मैंने तो वो अपना इंटरेस्ट देख रहा है ना।